हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा था संधि और संधि विच्छेद। इस लेसन के अंतर्गत हम आपको संधि के दो भेद स्पष्ट कर चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। उसमें आपको हमने बताया था स्वर संधि में कि स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में आपको बताया था कि व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो वहां आपकी व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि के पांचों भेद स्पष्ट किए थे और व्यंजन संधि में भी हमने अनेक नियम आपको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किए थे कि हम व्यंजन संधि को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आज संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि विसर्ग संधि की परिभाषा हमारी क्या है। विसर्ग संधि की परिभाषा कहती है कि विसर्ग, ये विसर्ग का हमारा चिन्ह होता है। जो दो बिंदी आपकी लगी होती हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि एक ओर तो आपका विसर्ग होगा और दूसरी ओर आपका स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो विसर्ग का जब उस स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, इस टेबल के माध्यम से भी आप समझ लीजिए इसको कि जैसे ये चीज हमने हर संधि में आपको बताई है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल होने पर ही हमारा परिवर्तन होता है। अगर मेल होता है तो संधि होगी और यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां हमारी संधि नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक साइड तो आपका विसर्ग है, दूसरी ओर आपका स्वर है, यहां फिर आपका विसर्ग है, इधर व्यंजन है। तो यानी कि विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। अब विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं। आपके व्यंजन संधि से कम है नियम, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखना है कि उनके नियम किस प्रकार से हैं और कैसे उनका परिवर्तन होता है। फर्स्ट नियम है आपका विसर्ग का ओ में परिवर्तित होना, कि जहां विसर्ग आपका होगा वो ओ में कैसे परिवर्तित होगा। यदि विसर्ग से पहले अस्वर हो, कि विसर्ग से पहला वाला जो शब्द है आपका, उस शब्द के अंत में अस्वर हो और बाद में अ, मतलब उधर भी अ और बाद में भी अ हो सकता है, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा अंतस्थ व्यंजन वह हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए फॉर्मूला फिर हमने आपके सामने एक लिखा है, जैसे व्यंजन संधि में लिखा था। क्यों? क्योंकि इससे आपके लिए सरल हो जाता है, आप आसानी से समझ लेते हो। अब फॉर्मूला हमारा क्या है कि इधर अह है, हमने कहा था ना कि विसर्ग से पहले आ, ये आपका विसर्ग है, विसर्ग से पहले आपका अ है। अब इसका मेल किससे होगा? या तो अ से होगा, या तीसरे व्यंजन से होगा मेल, या चौथे व्यंजन से होगा, या पांचवें व्यंजन से होगा, या अंतस्थ से हो सकता है, या हा से हो सकता है। मतलब इनमें से किसी के भी साथ मेल हो सकता है। तब क्या होगा? विसर्ग का हमारा ओ बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी सुविधा के लिए हमने वर्ण लिख दिए हैं कि तीसरे वर्ण में कौन कौन से आते हैं। हालांकि व्यंजन संधि में पूरा हमने वर्णमाला एक बार आपको स्पष्ट की थी। अब वर्णमाला आपको हमेशा याद रखना है ताकि आप तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रथम वर्ण को आसानी से निकाल सकें। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ कि मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है तपहा प्लस बल। यहाँ हमने बच्चों थोड़ा दूर दूर करके लिखा है ताकि उसके नीचे हम शब्द को लिख सकें। अदरवाइज तो तपहा है तो विसर्ग साथ में ही लगते हैं, आप अधिकांश देखोगे, और इनमें कोई ज्यादा ऐसा अंतर नहीं होता है, चीज वही है, लेकिन हमने थोड़ा सा गैप कर दिया है समझाने के लिए। अब तपहा प्लस बल, ये दो शब्द हैं। तपहा के साथ आपका विसर्ग लगा है। अब आप देखेंगे कि तप में पा में क्योंकि हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है कि पा में हमारा अस्वर मिला हुआ है, तो ये हमारा अ हो गया।
इधर आपका बा, बा आपका देखिए किस में आ रहा है, तीसरे वर्ण में बा आ रहा है। तो विसर्ग से पहले आ हो गया और विसर्ग के बाद तृतीय वर्ण हो गया, तो विसर्ग का हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और फिर इसमें हमारा शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, तब हमारा एज इट इज है, बल हमारा एज इट इज है। लेकिन जब ये ओ हमारा स्वर आया, तो जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ये ओ की जो मात्रा है वो हमारे पा के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका शब्द बन गया तपोबल, क्योंकि मात्रा हमारी स्वर की जो भी कोई होती है तो वो किसी ना किसी वर्ण के साथ ही जुड़ती है। तो जब हमारा ओ यहाँ पर बना तो ओ की मात्रा हमारी पा के साथ जुड़ेगी, ना कि आपकी बा के बाद वाले में जुड़ेगी, पहले वाले में आपकी जुड़ेगी। तो इस तरह से आपका शब्द बन गया तपोबल। इसी तरह से अन्य और एग्जाम्पल आप देखिए, मनहा प्लस अनुकूल। अब मनहा में ना में अ है और इधर भी अ है, तो अह और अ मिलने पर विसर्ग का जब ओ बना तो तपोबल की तरह से आपका मनोनुकूल बन गया कि इस ना में ही ओ की मात्रा लगकर आपका आगे का एज इट इज आप लिखेंगे। अधा गति। अब यहाँ देखिए विसर्ग से पहले अ है और गति में ग, ग कौन से वर्ण का हो गया आपका, क ख ग, तीसरा वर्ण हो गया आपका। तो तीसरा वर्ण है यहाँ पर, तो तीसरा वर्ण आने पर भी विसर्ग का ओ बनकर आपका क्या बन गया, अधोगति। अध आपका ऐसे रहेगा, गति ऐसा रहेगा, केवल इस विसर्ग का ओ बनकर धा के साथ ही जुड़ेगा। तपहा भूमि। अब इसमें भी अ है, अब भा आपका किस में आता है, प फ ब भा, भा आपका चतुर्थ वर्ण हो गया। तो चतुर्थ वर्ण आने पर भी आपका क्या हो गया, विसर्ग का ओ कर आपका बन गया तपो भूमि। भूमि एज इट इज रहेगा, मतलब लास्ट वाले शब्द में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन होगा वो विसर्ग के साथ होकर पहले वाले वर्ण के ऊपर ही उसकी मात्रा आएगी। इसी तरह से मनहा प्लस रथ, रा आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, या र लावा, तो अंतस्थ व्यंजन बाद में आया है तब भी आपका विसर्ग का ओ होकर बन जाएगा मनोरथ। ये बच्चों कंप्यूटर की टाइपिंग मिस्टेक में था है, धा नहीं है, मनोरथ शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये भी वैसे भी आपको बता दिया है कि सब शब्द आपका एज इट इज ही रहता है। मनहा हर। अब हा भी आपका किस में आ गया कि य र ल व अंतस्थ के बाद हमने एक और आपका विकल्प दिया था हा, कि यदि हा होगा तब भी आपका विसर्ग का ओ होगा। तो यहाँ पर हा आ गया है, आपका बन गया मनोहर। सरहा वर, व फिर आपका अंतस्थ व्यंजन आ गया तो आपका बन गया सरोवर। मनहा योग, या भी अंतस्थ व्यंजन है, मनोयोग बन गया। यशः प्लस दा किसमें, ता था दा, तीसरा वर्ण आपका आ गया है, तो तीसरा वर्ण आने के कारण भी आपका क्या बन गया, यशोदा। ये पहचान एक आपको रखनी है कि आपके दोनों शब्द सार्थक होते हैं विसर्ग संधि में। जैसा कि आप सब में देख रहे हैं कि सर का अपना अर्थ है, वर का अपना अर्थ है, तप का अपना अर्थ है, भूमि का अपना अर्थ है, दोनों ओर आपके सार्थक शब्द होते हैं, केवल विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि पुनः एवं अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है, जबकि आप देख रहे हैं पुनः में भी ना से पहले आपका अ दिया हुआ है, ठीक है, और अंतः में भी आप ता से पहले आपका ता के साथ अ दिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए पुनः प्लस जन, जा किसका है, च छ जा, तीसरा वर्ण है आपका। तो तीसरा वर्ण होने पर यहाँ पर हमारा ओ होना चाहिए था। तो क्या कभी आपने पुनोजन्म शब्द सुना है, नहीं, पुनोजन्म कभी नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है। तो यानी कि ये जो हमारा नियम था वो इन दो शब्दों में लागू नहीं होता है। तो यहाँ आपका ओ ना बनकर रा बनेगा और आपका शब्द हो जाएगा पुनर्जन्म। इसी तरह से पुनः मुद्रण, तो पुनर्मुद्रण यानी कि फिर से छापना, पुनर्मुद्रण हो गया आपका। अंतः अग्नि, अब अंतः के साथ भी आपका वो नियम लागू नहीं होता, अंतरअग्नि होता है, अंतोग्नि नहीं होता है। अंतोग्नि कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ओ करते तो ये अभी हमारा उसके साथ मिलकर अंतोग्नि शब्द हो जाता, वो गलत हो जाता। ऐसे ही अंतः प्लस धान,
अंतर्धान। देखिए जल्दीबाजी में हम बोलते हैं अंतर्ध्यान, कि अंतर्ध्यान है, तो अंतर्ध्यान शब्द नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए, ये शुद्ध शब्द है अंतर्धान, वो हम जल्दीबाजी में अंतर्ध्यान शब्द बोलते हैं। क्योंकि आपके व्यंजन और विसर्ग संधि के सारे शब्द ऐसे हैं जो कि आपके वर्तनी शुद्धिकरण में होते हैं, क्योंकि इसी तरह के शब्द आपसे वर्तनी शुद्धिकरण में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। तो इसलिए इन शब्दों पर, जैसे पुनर्मुद्रण है, तो ये नहीं है कि बीच में आप र लगा दोगे तो पुनर्मुद्रण बन गया, वो गलत हो जाएगा। अगर बीच में आप रा लगाओगे तो उसके नीचे हलंत आएगा, क्योंकि आधा जो रा होता है वो अगले वाले उसके सिर पर चढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है आपका। तो इसलिए शब्दों को ध्यान से देखिए कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। अब सेकंड नियम है विसर्ग का रा में परिवर्तन होना। ये दो शब्द तो एग्जाम्पल थे ही आपके रा परिवर्तन होने के, लेकिन नियम जबकि आपका वह था। अब विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, उस नियम में अ था, लेकिन यहाँ पर अ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, ई स्वर हो सकता है, उ स्वर हो सकता है, तो अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए काफी आधा नियम तो आपका पहले वाले की तरह से है, तीसरा चौथा पांचवा या रा लावा हा, ये तो आपका पहले नियम के अनुसार है। बस इसमें परिवर्तन क्या है कि बाद में एक तो आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होगा और बाद में भी आपका आ उ होगा। अब देखिए फॉर्मूला इसका कि अ को छोड़कर अन्य स्वर किससे मेल हो, मतलब इसका यहाँ विसर्ग हो गया कि विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर हो। अब इसका मेल हमारा किस से होगा, आ उ से मेल होगा, या तीसरे वर्ण से होगा, या चौथे वर्ण से होगा, या पांचवें वर्ण से होगा, या अंतस्थ से, या हा से, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है कि जिसके साथ इसका मेल हो। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण है निहि प्लस आहार। अब निहि में देखिए ई स्वर है, आ को छोड़कर ई स्वर है, आगे आपका आ गया है, तो इसका विसर्ग का जो है आपका रा बन जाएगा। तो नी एज इट इज रहेगा, आहार आपका ऐसे ही रहेगा, विसर्ग का आपका रा बन गया। अब रा जब हमारा आधा होता है तो आगे जो आ स्वर है, तो ये आ स्वर इसको सहारा दे देता है और ये रा पूरा हो जाता है, तो पूरा शब्द हमारा लिखा जाता है निराहार। ठीक है, समझ आ गया बच्चों इस तरह से। अब इसके और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उनसे क्लियर हो जाएगा। दुहु प्लस गुण। अब यहाँ पर हमारा ऊ स्वर है, यहाँ पर ई था, यहाँ ऊ आ गया, अब ऊ के बाद ग तीसरा वर्ण आ गया, तो इसलिए यहाँ पर आपका विसर्ग का रा हो जाएगा। तो जब हम लिखते हैं दुर्गुण, विसर्ग का रा जो होता है वो रा आधा ही जब आपका होता है तो वो नेक्स्ट वाले वर्ण के ऊपर ही आपका रा लगता है। तो आप देखिए जब हम उच्चारण भी करते हैं तो दुर्गुण, तो रा जो है हमारे नेक्स्ट वाले वर्ण के साथ बोला जाता है, तो हमारा बन जाता है दुर्गुण। नी प्लस धन। अब नी में ई स्वर है, अब धन किसका है, त थ द ध, चौथा वर्ण आ गया धा, तो विसर्ग का रा होकर आपका बन गया निर्धन। बहिमुख म, प फ ब भ म, पांचवा वर्ण आ गया आपका, तो विसर्ग का रा बनकर आपका बन गया बहिर्मुख। नी प्लस उत्तर। अब यहां पर भी आपका स्वर है और इधर हमने आपसे कहा था कि अ उ कोई भी स्वर हो सकता है, तो ये छोटा उ आपका आ गया, तो रा बनकर आपका बन गया निरुत्तर। और ये जब हमने शब्द रचना में आपको, वर्ण रचना में आपको रा का प्रयोग करना सिखाया था, तब आपसे कहा था कि रा में उ हमेशा उसके सामने लगता है, बीच में लगता है। तो निरुत्तर जब आप लिखोगे, छोटा उ है तो उ की मात्रा छोटी लगेगी, बड़ा उ होता तो बड़े उ की घुमा के लग जाती, आपकी निरुत्तर हो जाता। तो इसलिए जैसा उ दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें मात्रा को लगाना है। दुहु प्लस आचार।
अब यहाँ पर भी ऊ स्वर है और आगे आपका आ है, तो दुराचार हो गया। यहाँ पर क्यों दुराचार इस तरह से लिखा है, ऊपर क्यों नहीं रा आया इसका? वो इसलिए नहीं आया कि विसर्ग का जब रा बना है और आगे हमारा आ स्वर दिया हुआ है, तो आ स्वर में हमारा रा मिल जाएगा, क्योंकि रा आधा और आधे रा में हमने आ स्वर मिला दिया, तो ये पूरा रा बन जाता है, दुराचार ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए हमने ऊपर नहीं लगाया, आगे अगर हमारा कोई स्वर है तो रा उसके साथ मिल जाएगा। आशीही बात, अब आशीही में यहाँ पर देखिए ई स्वर है, बड़ी ई की मात्रा, और आगे वा या रा लावा अंतस्थ व्यंजन आ गया है, तो विसर्गों का आशीर्वाद, ये सबसे ज्यादा शब्द बच्चों पूछा जाता है वर्तनी शुद्धिकरण में, क्योंकि ये अधिकांश स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आशीर्वाद लिख देते हैं, वे शा के ऊपर रा लगा देते हैं, जबकि आपका होता क्या है, आशीर्वाद होता है, क्योंकि आशीर्वाद रा की आवाज जहां पर भी आती है हमेशा वो अपने अगले वाले वर्ण के ऊपर ही लगता है, इस बात को ध्यान में रखिए। नी प्लस मल, अब नी का रा बनकर निर्मल हो गया, माँ आपका पाफा बाफा माँ पांचवा वर्ण हो गया। इसी तरह से आप देखिए धू प्लस लब, ला आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, यारा लावा, अब विसर्ग का रा बन के दुर्लभ शब्द होता है, तो आपका इस तरह से दुर्लभ शब्द बना है। तो इस तरह से आपको सेकंड नियम भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए थर्ड नियम क्या है, विसर्ग का शा में परिवर्तन। ये जो थर्ड नियम है इसके 3 पार्ट्स हमने बना दिए हैं, क्योंकि हम एक में भी कर सकते थे शा शा सा, लेकिन उसमें समझने में आपको समस्या होती, इसलिए हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। अब इधर देखिए नहीं, विसर्ग से पहले आपका ई स्वर हो गया, उन्होंने कहा कोई भी स्वर हो सकता है, तो ई स्वर हो गया, बाद में आपका चा आ गया है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, शा बन जाएगा, तो विसर्ग का शा बनकर आपका निश्चय बन गया। शा में आप देखिए हलंत है, हलंत होने का मतलब है कि वो आधा है, स्वर उसमें मिला हुआ नहीं है, आधा वर्ण है, तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर हमने आधा शा लिखा है, हलंत के साथ नहीं लिखा जाएगा, निश्चय में आधे शा का प्रयोग होगा। निही प्लस छल, अब यहाँ पर हमने छा का प्रयोग कर दिया, तो आपका बन गया निश्चल। दुहु शासन, अब इन्होंने कहा कि च छ या शा आ सकता है, तो यहाँ आपका शा आ गया, ऊ आपका स्वर है, तो शा आने पर आपका बन गया दुष्शासन, आधा शा बनकर। इसी तरह से दुहु प्लस चरित्र, चा आपका आ गया है तो दुष्चरित्र हो गया, तो च छ अगर और शा आपका आता है किसी भी स्वर के बाद तो वहां आपका शा हो जाता है। दूसरा इसका है शा षटकोण, दूसरा शा शा सा होता है ना, 3 आपके होते हैं उष्ण व्यंजन में, तो दूसरा आपका होता है शा। अब इसमें क्या है, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख त ठ प फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। देखिए आप हर वर्ग के 2 वर्ण ले लीजिए शुरू के, प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है। चलिए इससे नेक्स्ट वाले के साथ मैं समझाऊंगी, जिससे तीनों आपके एक साथ आ जाएंगे। इसमें ध्यान रखिए कि ये क वर्ग का क खा हो गया, ये टा वर्ग का टा ठा हो गया, ये पा वर्ग का पा फा आपका हो गया। चा छा आपका ऊपर आ गया था बीच का इसके, फिर आपका केवल एक और बचा है ता था। ये 5 वर्ग में से ही प्रथम 2 वर्ण आपके हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये अगर वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। अब निही में देखिए ई स्वर है, छोटी की मात्रा, आगे कपट क आपका आ गया है, तो आपका बन गया निष्कपट, क्योंकि शा हलंत है तो आधा शा ही आपका बनेगा निष्कपट। धनु टंकार, छोटा ऊ, केवल इसमें इन्होंने 2 स्वर कहा है, छोटी ई और छोटा ऊ, जबकि पहले वाले में उन्होंने कहा था कोई भी स्वर हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, छोटी ई भी हो सकता है। तो छोटा ऊ धनु, आगे आपका आ गया टा टंकार, तो आपका शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। निही फल, अब छोटी ई स्वर है, आगे फा आ गया आपका प फा, तो निष्फल बन गया। निही ठू ठा आ गया तो निष्ठुर बन गया आपका। निही प्राण पा आ गया तो निष्प्राण बन गया आपका। निही काम का आ गया तो आपका निष्काम बन गया। तो ये आपको याद रखना है नियम कि हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आपको लेना है, लेकिन कौन से प्रथम द्वितीय से आपका शा पहले वाला बनेगा, कौन से प्रथम द्वितीय से शा षटकोण बनेगा और कौन से प्रथम द्वितीय से आपका सा बनेगा।
अब इसमें देखिए, विसर्ग के बाद ता था या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। अब जैसे नी, इसमें स्वर आपका है और आगे आपका ता आ गया तो आपका क्या बन गया, निस्तेज। ऐसे ही नि संकोच में आपका सा आ गया तो निस संकोच बन गया। नमः ते, विसर्ग के बाद ता आ गया तो नमस्ते आपका शब्द बन गया। नमस्ते का मन का उनके लिए नमस्ते, नमस्कार किसी के लिए। दुहु के बाद सा आ गया तो दुस्साहस बन गया आपका। मनहा के बाद ता आ गया तो मनस्था, यानी कि प्रथम वर्ण से पहले कोई सा भी स्वर आपका यहाँ पर हो सकता है तो मनस्ताप हो गया। निहि संताप का निस संताप हो गया। एक चीज ये ध्यान रखिए इन तीनों नियमों में जो मैंने बताया था कि जैसे ता था है ये हमारा दंत्य माना जाता है। वर्णमाला में आपको बताया था कि क ख आपका कंठ्य होता है, च छ आपका तालव्य होता है, ट ठ आपका मूर्धन्य होता है, त था दंत्य होता है और प फ आपका ओष्ठ्य होता है। केवल दो की पहचान अगर आप याद रख लेंगे कि इसमें आपका ता था जो दंत्य है और सा भी दंत्य होता है तो दंत्य का दंत्य से मेल होगा तो यानी कि ये सा में ही परिवर्तित होगा। एक आपको बताया था चाछा हमारा तालव्य होता है तो वो शा भी आपका तालव्य में होता है, तालव्य का तालव्य से मेल हो गया। अब बाकी जितने आपके तीन वर्ग बचे हैं वो तीनों आपके शा षटकोण वाले में आएंगे। बस दो को याद रख लीजिए और बाकी शेष बचे हुए उसमें आएंगे। नेक्स्ट है विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग के बाद रा व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले आने वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे अब नी के बाद आपका रा आ गया है तो रा आने से क्या हुआ, विसर्ग का तो लोप हो गया, हमने विसर्ग को हटा दिया और इससे पहले का जो ई ह्रस्व स्वर है, ई की जो मात्रा है वो हमारी दीर्घ हो जाएगी, यानी बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारा शब्द बन गया नीरस। इसी तरह से निहि प्लस रव नीरव बन गया, निहि प्लस रोग निरोग बन गया, निहि प्लस रज नीरज बन गया। देखिए जल्दीबाजी में हम बोल देते हैं निरोग, लेकिन निरोग नहीं, शुद्ध शब्द अगर होता है तो निरोग होता है, निरोग नहीं होता है। तो बोलने में कभी कभी और लिखने में हमारा अंतर होता है तो ये शुद्धिकरण में याद रखिए वर्तनी की कि निरोग शब्द होता है, निरोग नहीं होता है। कई जगह आपको लिखा मिलेगा निरोगी, निरोग। अब नेक्स्ट हमारा नियम है विसर्ग का अपने रूप में रहना, कि जहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में क या पा होने पर विसर्ग अपने रूप में रहता है। जैसे अंतःकरण, अब अंतः में आगे क दिया हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंतःकरण एज इट इज ही लिखा जाएगा। प्रातः काल, तो प्रातः काल वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अधः पतन, रजः कण, इसमें कहीं विसर्ग नहीं हटेगा, जैसा शब्द आपका है एज इट इज ही रहेगा। कुछ शब्द तो बच्चों ऐसे होते हैं कि हम अपने आम जीवन में या अभी तक जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं उनमें हम शब्दों को देखते हैं तो शब्द को देखते के साथ ही हमें पहचान में आ जाएगा कि इसका मतलब इसमें हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अब अपवाद क्या है कि कहीं कहीं क पर रहने पर विसर्ग का सा हो जाता है। कैसे, मान लीजिए भा प्लस कर है तो आपका भास्कर होता है, भाकर कोई शब्द नहीं होता है कि अगर आप बीच में ये प्लस का चिन्ह हटा दें तो क्या भाकर कोई शब्द होता है, कोई शब्द नहीं होता है, भास्कर होता है। भास्कर का मतलब होता है सूर्य। वह वाचस्पति, वाचस्पति होता है। नमः कर, नमस्कार, ये कार शब्द है, आ की मात्रा रह गई है इसमें, नमस्कार शब्द होता है। पुरस्कार, पुरस्कार शब्द होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये अपवाद है कि कभी कभी कापा रहने पर भी होने पर विसर्ग का सा बनता है। तो ये आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं, क्योंकि हम इसे नमःकार शब्द थोड़ी कहेंगे, नमस्कार शब्द हम बोलते हैं कि उनको नमस्कार है तो नमस्कार शब्द होगा, उसे पुरस्कार मिला, ये थोड़ी कहेंगे कि पुरस्कार मिला, पुरस्कार कोई शब्द नहीं होता है, पुरस्कार होता है। तो इस तरह के कुछ जनरल शब्द होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब देखिए, अब हम आपको संधि पहचानने की ट्रिक बताते हैं।
ये आपकी स्वर संधि से लेकर अभी तक जितनी संधियां बताई हैं कि इसमें, क्योंकि जो आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप कैसे पहचानेंगे तुरंत कि कहाँ कौन सी संधि है। देखिए, स्वर संधि में सबसे ज्यादा पहचान की आवश्यकता होती है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, आपने पढ़ा था। फर्स्ट है आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है वो आ ई उ यानी कि बड़ी मात्रा होती है। दो शब्दों के बीच में ही परिवर्तन हमेशा दिखाई देता है आपको। क्यों? क्योंकि हर बार हमने आपको बताया है कि बीच के दो वर्णों में आपका परिवर्तन होता है। तो इसलिए आप देखिए कि एग्जाम्पल से आ की मात्रा आपकी ये हो गई, ई की मात्रा आपकी बड़ी ई की यह हो गई और बड़े ऊ की मात्रा यह हो गई। अब आप एक एग्जाम्पल से इसको समझिए कि एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए आपका देवालय शब्द है। अब आपको देखिए बीच में आ की मात्रा दिखाई दे रही है, दीर्घ आ हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो गई, क्योंकि अ मिलकर हमारा दीर्घ आ हो जाता है। इसी तरह से आप बीच में देखिए गिरीश, बीच में आपको बड़ी ई की मात्रा जब दिखाई दे गई तो इसका मतलब क्या है, गिरी प्लस ईश, तो बड़ी ई की मात्रा दिखाई देने पर ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो गया। भानुदय, भानु प्लस उदय, अब ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया तो आपका भानुदय हो गया, बीच में ही दिखाई दे गई। मतलब जो भी हमें मात्रा दिखाई देगी, जो भी हमें परिवर्तन दिखाई देगा, वो बीच के शब्दों में ही देखकर हमको पहचानना है। तो इसलिए अ ई उ इनकी मात्रा भी हमने आपको स्पष्ट कर दी है। सेकंड है आपका गुण संधि। अब गुण संधि में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, ए ओ अर हमें शब्द के बीच में ये दिखाई देंगे। अब ए की मात्रा क्या है, एक मात्रा होगी, जैसे हमने आगे लिख भी दिया है एक मात्रा, यहाँ लिख दिया था बड़ी मात्रा। अब एक मात्रा, ए में एक मात्रा लगती है, ओ में हमारी ए की मात्रा ओ की मात्रा होती है। तो इस तरह से अर की मात्रा नहीं होती, लेकिन अर की मात्रा हम शब्द के माध्यम से आपको बताएंगे, अर की कोई मात्रा नहीं होती है। अब उदाहरण है आपका महेश। अब देखिए बीच के हा पर ही आपको ए की मात्रा दिखाई दे गई, आप इसे तुरंत पहचान जाएंगे ये गुण संधि है। परोपकार, बीच में आपको ओ की मात्रा दिखाई दे गई, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि परोपकार हमारी गुण संधि है। अब देवर्षि, अब देवर्षि में जो अर हमने लिखा है वो इस तरह से लिखा जाता है कि देव प्लस ऋषि, तो आपका री का जो अर बनता है वो अर ऊपर की तरफ आता है, इसकी अलग से मात्रा शो नहीं होती, तो इसलिए हमारा ये देवर्षि बना। अब वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि में एक चीज मैं यहाँ पर और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मान लीजिए ये ओ की मात्रा है, ये अभी हमने आपको विसर्ग संधि में भी बताया था, जैसे तपोवन कि तपहा प्लस वन, वहां भी ओ की मात्रा दिख रही है। लेकिन आपको दोनों में अंतर कैसे करना है कि वहां दोनों शब्द सार्थक होते हैं, तप भी और वन भी। और यहाँ आप देखिए कि आप क्या यहाँ पर परहा प्लस करके उपकार करेंगे, तो यहाँ तो ऊ स्वर हो गया आपका स्वर संधि का। आप ये तो कर नहीं सकते हो कि पर आपने कर दिया और पकार करते, पकार कोई शब्द नहीं आपका होता, कोई सार्थक शब्द नहीं बच रहा है। तो इस तरह से आपको जो ओ वाले शब्द होंगे उसमें ध्यान से समझना है क्या हमारे दोनों सार्थक हैं या हमारे स्वर के माध्यम से बन रहा है। वृद्धि संधि में आपकी पहचान क्या है, आई और औ होता है, यानी कि दो मात्राएं। अब ये आई की मात्रा में दो मात्राएं लगती हैं, औ में भी दो मात्राएं लगती हैं। उदाहरण है सदैव। अब देखिए बीच के शब्द में आपको तुरंत जब दो मात्राएं दिख गई, वृद्धि संधि हो गई। यहाँ आपको औ की दो मात्राएं दिख गई तो ये वृद्धि संधि हो गई आपकी। तो इस तरह से आप वृद्धि संधि को पहचान सकते हो। नेक्स्ट है यण संधि। य व रा के पहले आधा वर्ण आता है, वहां आपकी यण संधि होती है। अब जैसे देखिए इत्यादि, ई और आ मिलने पर या बनता है, तो या से पहले जो स्वर है वो आधा हो जाएगा ता। इसी तरह से स्वागत में वा से पहले का स्वर आधा हो गया, रा में पित्र आ गया, ता और रा मिलके त्रा बनता है, तो यानी कि ता हमारा रा आधा है, रा पूरा है, तो पित्राज्ञा शब्द ऐसे लिखा जाता है। अयादि संधि में क्योंकि इसमें मात्राएं नहीं होती हैं, मात्राएं सिर्फ 3 में होती हैं हमारी, दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में। अयादि संधि में हमारा क्या होता है, अये आए अव आव हो जाता है, यानी कि ए के स्थान पर आए, आय के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अब शब्दों को पहचान कर हमें पहचानना है कि नयन, नयन में आय की आवाज आ रही है, नायक आय की आवाज आ रही है, पवन
अब की आवाज आ रही है, पावक अब की आवाज आ रही है। तो इस तरह से उच्चारण करके हम इन्हें पहचान सकते हैं। अब आप देखिए विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के तो बच्चों आपको नियम ही अच्छी तरह से ध्यान में रखने होंगे और याद करने होंगे, क्योंकि उसमें जो आगे वर्ण है उसके अनुसार से। अब विसर्ग संधि का भी बस हम शॉर्ट में यही बता सकते हैं कि विसर्ग का परिवर्तन 5 रूपों में होता है, ओ में, रा में, शा और सा, इन 5 में परिवर्तन होता है। इसके अलावा और किसी में परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर मनोरथ हो गया, मन प्लस रथ हो गया, मनहा प्लस रथ, निहि प्लस जन होकर रा हो गया, निहि प्लस चित होकर शा हो गया, निहि प्लस काम होकर शा हो गया और दुहु प्लस तर करके सा हो गया। 5 रूपों में ही परिवर्तन होगा। विसर्ग संधि में दोनों शब्द सार्थक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज बच्चों आपकी संधि पूरी हो गई है, तीनों स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख के और अच्छी तरह से सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम संधि से संबंधित प्रश्न आपके सामने बहुविकल्पी लेकर आएंगे, ताकि आप उनको समझ सकें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।